Hello everyone, welcome back to Auras Academy. I am Kritika, your faculty of zoology. आपको पता ही है कि हमने आपके लिए रिवीजन प्रोग्राम चालू किया है नीट 2024 को टारगेट करते हुए, जिसमें जोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाना चालू किया है बायोमॉलिक्यूल सबसे पहले। और बायोमॉलिक्यूल में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा है लिपिड, हमने पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड। आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट? तो आज की क्लास में आपको क्या क्या पता चलेगा? आज की क्लास में आपको सबसे पहले पता चलेगा कि अमाइनो एसिड होता क्या है, अमाइनो एसिड होते कितने टाइप के हैं, कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के प्रोटीन कैसे बनाते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो कैसे अलग अलग कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो बात करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि अमाइनो एसिड होता क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल में हमने शुरुआत में ही सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने वो स्लरी बना के टिश्यू का उसको फिल्टर किया था, दो पूल मिला, एसिड सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल पूल। ये दोनों पूल में अलग अलग टाइप के बायोमॉलिक्यूल पाए जा रहे थे। जो मैक्रोमॉलिक्यूल थे वो ऊपर रह गए, जो माइक्रो थे वो नीचे चले गए। तो जो अमाइनो एसिड होता था, चूंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, छोटे साइज का बायोमॉलिक्यूल है, इसलिए वो पाया जा रहा था एसिड सॉल्यूबल पूल में। मतलब अमाइनो एसिड ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो कि कहां पाया जाएगा? एसिड सॉल्यूबल पूल में। पर वहीं मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड की माला, अमाइनो एसिड को जोड़ के बनाया होगा पॉलीपेप्टाइड, जिसको प्रोटीन बोल सकते हैं। मतलब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कहां पाए जाते थे? मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते थे। और कहां पाए जाते थे? एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। तो अमाइनो एसिड देखने को मिलेगा एसिड सॉल्यूबल पूल में, पर प्रोटीन देखने को मिलेगा एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहला पॉइंट, दैट दे आर present in acid soluble pool. Amino acids are present in acid soluble pool. चल, ये बात तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है ऑलरेडी बच्चा, है ना? आज हम नया क्या सीखेंगे? तो अमाइनो एसिड बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं तो पक्का से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल बोला ही था ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो अमाइनो एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में अमाइनो ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिखे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा अमाइनो एसिड। तो अगला पॉइंट हो जाएगा दैट इट कंटेन्स बोथ NH2 and COOH ग्रुप। NH2 को क्या बोलते हैं बच्चा? NH2 को बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, और COH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा अमाइनो एसिड। देखिए जरा अमाइनो एसिड दिखता कैसा होगा। ठीक, तो अमाइनो एसिड बनाना बता रही हूं मैं आपको, कैसे बनाएंगे अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले अपनी जर्नी शुरू करते हैं हम एक कंपाउंड से, जिसका स्ट्रक्चर आप देख के बताइए कि भैया ये कौन सा कंपाउंड मैंने बना दिया है। देख के बताइए बच्चा, क्या बना दिया? CH4। CH4 क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है क्या? बिल्कुल। इस मीथेन का ही करेंगे रूप परिवर्तन। कैसे? देखिए जरा, यहां मुझे इस मीथेन में इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी? इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया
और इस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, मेरी मर्जी, कुछ भी प्लेस कर सकती हूँ, मैंने प्लेस कर दिया फॉर एग्जाम्पल COOH ग्रुप। ठीक, अब भी मजा नहीं आया, क्या करूं मैं एक और हाइड्रोजन हटाऊं और इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं वापस से क्या प्लेस कर दूं, एक दूसरा ग्रुप विच इज अमाइनो ग्रुप। थोड़ा और रूप परिवर्तन करते हैं, यहां जो नीचे हाइड्रोजन दिख रहा है उसको हटाया और यहां पे फॉर एग्जाम्पल एक जनरलाइज्ड ग्रुप मैंने लिख दिया आर ग्रुप। ये आर का मतलब होता है वेरिएबल। आर का मतलब क्या है, वेरिएबल, मतलब दिस इज अ वेरिएबल ग्रुप। और क्या वेरिएबल का मतलब समझते हैं आप, वेरिएबल जो वेरी करे, मतलब यहां कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि कौन सा अमाइनो एसिड है। दिस वेरिएबल ग्रुप कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी H, इट कैन बी CH3, इट कैन बी CH2OH, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर अमाइनो एसिड में ये क्या करेगा, वेरी। मतलब मैंने शुरुआत किससे करी थी बच्चे, मैंने शुरुआत करी थी मीथेन से, और मीथेन के हाइड्रोजन को बारी बारी से हटा हटा के हमने क्या किया है, ग्रुप ऐड किया है। और इसको रिप्लेसमेंट, इसी को दूसरे शब्दों में सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्या। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हटाया दूसरा उसकी जगह पे ला दिया। मतलब मीथेन में हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और क्या ऐड किया, COOH ग्रुप, क्या ऐड किया, NH2 ग्रुप, क्या ऐड किया, वेरिएबल ग्रुप। मतलब अमाइनो एसिड को अगर मैं बोलूं दैट दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो क्या ये बात गलत होगी, नहीं। मतलब अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट दे आर known as substituted मीथेन। अमाइनो एसिड को हम बोल सकते हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक, चल, तो आप किसी भी अमाइनो एसिड को उठा के देख लीजिए, आपको एक बीच में कार्बन चमकता हुआ दिखेगा, जिस कार्बन से COOH ग्रुप है जुड़ा हुआ, उसी कार्बन से अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ दिखेगा, और उसी कार्बन से कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, ये अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग हो सकता है, नाम दिया वेरिएबल ग्रुप। पर वेरिएबल ही वेरी करेगा ना बच्चा अमाइनो एसिड में, क्या कुछ चीजें हर अमाइनो एसिड में कांस्टेंट रहने वाली हैं? तो जवाब है यस। और कौन सी चीजें आपको अमाइनो एसिड में, हर अमाइनो एसिड में जिसको भी उठा के देख लो, कौन सी चीज आपको दिखने वाली है हर अमाइनो एसिड में कॉमन? तो वो ग्रुप है ये वाली ग्रुप बच्चा, ये। मतलब ये आपको लिख देती हूं, इट इज कॉमन in all amino acid। ये ग्रुप देखने को मिलेगा। वेरी कौन करेगा? केवल वेरिएबल ग्रुप। तो मैंने बोला ये वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है? H भी हो सकता है। ये वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है? CH3 भी हो सकता है। ये वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है? CH2OH भी हो सकता है। NCERT ने लिखा है, मेंशन किया है इनको। अगर वेरिएबल ग्रुप H आ गया तो ऐसा अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा? इसको हम पुकारेंगे ग्लाइसिन के नाम से। इस अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। अगर वेरिएबल ग्रुप CH3 हो गया तो इस अमाइनो एसिड को पुकारेंगे एलेनिन के नाम से। क्या बोलेंगे? एलेनिन। अगर R ग्रुप CH2OH हो गया, OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप आया, तो ऐसा अमाइनो एसिड, इसको हम पुकारेंगे सेरीन के नाम से। तो जैसा R ग्रुप होगा वैसा अमाइनो एसिड होगा। So the nature of amino acid is decided by the variable group। लिख ले, कंठस्थ याद कर ले इस बात को। So the nature of amino acid is determined by the variable group। क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं वो तो हर अमाइनो एसिड में ही कॉमन है।
क्लियर है क्या इतनी बात? तो आज हम, है ना, 3 नाम तो मैंने यहां लिख दिए, वो सारे नाम जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लिखा है एनसीईआरटी में, पर कुछ और भी नाम आपको मैं आज बताने वाली हूं। तो सबसे पहले बात करिए कि जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है। और जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि हमेशा क्लासिफिकेशन करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए। एक क्राइटेरिया थोड़ा भी बताती हूं, बाकी क्राइटेरिया आगे बढ़ाऊंगी। कि जो अमाइनो एसिड हैं उनको एक क्राइटेरिया के तहत 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वो क्राइटेरिया है कि इफ दोज अमाइनो एसिड्स आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड। इतना भारी भरकम वर्ड यूज कर लिया मैंने, है ना? मतलब क्या है, बहुत आसान, सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसको जोड़ के प्रोटीन बनाया जाएगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में अगर अमाइनो एसिड यूज किया गया तो वो अमाइनो एसिड कहलाएगा प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। जेनिक मतलब फॉर्मिंग, प्रोटीनो मतलब फॉर्मिंग, प्रोटीनो मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड वुड बी दैट कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में पाए जाने वाला। और इसी प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स तो आता ही आता है ना? ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप 12th में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो ऐसा अमाइनो एसिड जो कि राइबोसोम के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोटीन बनाने के दौरान, तो हम बोलेंगे ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, जिसको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक, पर कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता, प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन में वो नहीं दिखने वाले हैं आपको, राइबोसोम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। वो कहलाएंगे नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक, आगे जिक्र करेंगे इसका, थोड़ा सा बताऊंगी। मतलब आज की क्लास में जो भी चर्चा अमाइनो एसिड के बारे में चलेगी वो होगी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में, और इसकी संख्या होती है 20। मतलब कितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे पास? एनसीईआरटी लिखती है 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक, तो जितना भी नाम मैं लूंगी ना आज की क्लास में वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के लिए ही होगा। मतलब ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, दीज आर स्टैंडर्ड प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, चलिए इसका जिक्र थोड़ा आगे और भी आने वाला है। दूसरी बात आपको समझाऊं, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ना सेंटर में, सफेद रंग का जो चमकता हुआ दिख रहा है कार्बन, क्या इस कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे यस, दिख तो रहा है मैडम। इस कार्बन का नाम देंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन ही तो बोलते हैं ना बच्चा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अब ये जो अल्फा कार्बन है ना, इसी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। क्या देखिए जरा, दिख रहा है क्या आपको? तो इसी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसका अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, अल्फा कार्बन मतलब वो कार्बन जो COH से जुड़ा हुआ था, तो वैसा अमाइनो एसिड जिसका अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा है कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। क्या कहलाएगा? अल्फा अमाइनो एसिड। तो आप बोलेंगे मैडम इसमें क्या स्पेशल बात हो गई, अल्फा कार्बन से ही तो जुड़ा होगा, कहां जाएगा? तो बच्चा, अमाइनो एसिड्स अल्फा के अलावा बीटा वगैरह भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे जुड़ा है तो अल्फा होता, बीटा पे जुड़ता तो बीटा होता, गामा पे जुड़ता तो गामा होता। समझ आ रही है क्या बात? पर उतना हमें नहीं पढ़ना है ना, हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोला, ये कार्बन क्या कहलाएगा हमारा? अल्फा कार्बन। ठीक, एक और बात, टेट्राहेड्रल दिख रहा है ये कार्बन, 4 बॉन्ड बना रहा है ना? अब इस कार्बन से अगर चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, देख के बताइए। इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से NH2 जुड़ा है, इस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा है, और इस कार्बन से वेरिएबल ग्रुप जुड़ा होगा।
तो अगर अल्फा कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हों, अल्फा कार्बन से अगर जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हो तो वो कहलाएगा कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। तो अमाइनो एसिड में जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। पर यहां एक कैच है कि देखिए जरा, अगर RH होगा, R क्या होगा? H होगा, जो कि ग्लाइसिन में होता है ना बच्चा। और वेरिएबल ग्रुप सबसे साधारण H ही तो हो सकता है, H से भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए ग्लाइसिन को हमने क्या बोला था? सिंपलेस्ट। ग्लाइसिन इज कॉल्ड एज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो अगर वेरिएबल ग्रुप H हो जाएगा तो देखिए अल्फा कार्बन पे चारों फंक्शनल ग्रुप अलग हैं क्या? क्या दो फंक्शनल ग्रुप कॉमन दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन तो 2 बार आ गया, मतलब ये अल्फा कार्बन वुड नॉट बी द कायरल कार्बन। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकती हूं क्या कि अल्फा कार्बन ऑफ ऑल अमाइनो एसिड, लिखती हूं अल्फा कार्बन ऑफ ऑल amino acids are chiral except ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में वेरिएबल ग्रुप क्या होता है? H ही होता है। इसलिए ग्लाइसिन को हम क्या बोलेंगे? उसका अल्फा कार्बन क्या है? नॉन कायरल, कायरल नहीं। और ये कायरल कार्बन का सिग्निफिकेंस क्या है आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ठीक। चलिए, तो क्या क्या बातें सीखी हमने? सबसे पहले सीखा कि अमाइनो एसिड आपको एसिड सॉल्युबल पूल में दिखने वाला है, और अमाइनो एसिड से जुड़ के जो पॉलीमर बनाएगा, जिसको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बोलेंगे। प्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि इसके पास अमाइनो भी है और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो हम बोल देंगे इसलिए नाम पड़ा अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड है इसको हमने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला, क्योंकि मीथेन में ही सब्स्टिट्यूशन करते गए हाइड्रोजन का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। COH जोड़ा, NH2 जोड़ा और एक वेरिएबल ग्रुप भी जोड़ा। The nature of a variable group decides the nature of amino acid। मतलब कौन सा अमाइनो एसिड होगा ये कौन डिसाइड करेगा? वेरिएबल ग्रुप, क्योंकि 3 चीजें तो हर अमाइनो एसिड में आपको कॉमन मिलेंगी। फिर मैंने बोला कि बीच में जो कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा है, वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अगर उसी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप जुड़ा है तो अमाइनो एसिड क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड। ये अमाइनो ग्रुप हो सकता है कि थोड़ा दूर लगा हो, बीटा कार्बन से जुड़ा होता, गामा कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो हम ऐसे अमाइनो एसिड को बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड बोल सकते थे। पर आपको वो नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? केवल अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में। फिर हमने बोला वेरिएबल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। H होगा तो वो अमाइनो एसिड कहलाएगा ग्लाइसिन, CH3 होगा एलेनिन, CH2OH होगा सीरीन। और चूंकि वेरिएबल ग्रुप सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? H, तो जिसमें वेरिएबल ग्रुप H है वो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, इसलिए उसको बोला सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चा? एक और बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये एनसीईआरटी ने लिखा है, चुपके से साइड में लिख देती है, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं या वो दिमाग में उतना ज्यादा नॉक नहीं कर पाता। और वो स्टेटमेंट है that a physical and chemical property of an amino acid। फिजिकल प्रॉपर्टी पता होगा आपको, है ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की बात करते हैं ना हम। केमिकल प्रॉपर्टी, this physical and chemical property of any amino acid is determined by its, the physical and chemical property of amino acid is determined by its COOH, NH2 and R group। लिख दूं क्या? तो physical and chemical property of amino acid is due to
या डिटरमाइंड बाय इट्स NH2 COOH एंड वेरिएबल ग्रुप, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? बट द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेरिएबल ग्रुप। क्लियर? चल बढ़ते हैं आगे बच्चे। तो यहां मैंने लिखा है ना, बस रिकॉल करते हैं, कुछ कुछ चीजें यहां एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बताइए जरा, किसको बोला था? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमने बोला था किसको? ग्लाइसिन को। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड किसको बोला था? ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन में बताइए वेरिएबल ग्रुप क्या था? वेरिएबल ग्रुप था हाइड्रोजन। ठीक। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड किसको बोल देंगे बच्चा जी? जिसके आर ग्रुप में आपको क्या देखने को मिले? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिले। तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, अभी एग्जांपल देखा था हमने, बताइए क्या? सेरीन, जिसमें वेरिएबल ग्रुप क्या था? वेरिएबल ग्रुप था CH2OH। ठीक। एक और एग्जांपल अभी हमने देखा था एलेनिन, जिसमें वेरिएबल ग्रुप क्या था? CH3। तो ऐसे अमाइनो एसिड को बोल देंगे एलिफैटिक अमाइनो एसिड। ठीक है क्या? एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड मैंने बोला था ना, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड इज डिसाइडेड बाय इट्स वेरिएबल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये बनाते हैं HCOOH एंड NH2। ये तो हर अमाइनो एसिड में मुंह उठा के आ जाएगा, ये तो हर अमाइनो एसिड में देखने को मिलेगा। पर अगर वेरिएबल ग्रुप में, फॉर एग्जांपल, क्या एसिडिक ग्रुप आपको वेरिएबल ग्रुप में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे यस मैम, COOH तो पीले रंग में एकदम चमकता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर वेरिएबल ग्रुप में आपको एसिडिक COOH ग्रुप देखने को मिलेगा तो ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। लाइकवाइज अगर वेरिएबल ग्रुप में आपको NH2 देखने को मिल जाए, है ना, तो वो कहलाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। अगर वेरिएबल ग्रुप में, फॉर एग्जांपल यहां पर वेरिएबल ग्रुप में मैंने बना दिया, क्या आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है वेरिएबल ग्रुप में? बिल्कुल। तो ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अगर वेरिएबल ग्रुप में मैंने बना दिया सल्फर, क्या सल्फर दिख रहा है आपको? तो ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मतलब लिख देती हूं यहां पर, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, बताएं, डिटरमाइंड बाय इट्स वेरिएबल ग्रुप। चलिए जी, ठीक। तो हमने बोला कि अगर वेरिएबल ग्रुप में COH दिख गया, एसिडिक ग्रुप दिख गया, तो ऐसा अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? एसिडिक अमाइनो एसिड। और एसिडिक अमाइनो एसिड को कैसे याद करें? तो याद है आपको, मैंने आपको नाइट्रोजनस बेस में भी बोला था, प्यूरिन याद करने का तरीका आग, A और G, वहां A का मतलब एडेनिन, G का मतलब ग्वानिन होता था। यहां भी आग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आग, A G, आजू बाजू लिख देती हूं, A और G। A का मतलब क्या होगा? A का मतलब है यहां पर एस्पार्टिक एसिड। A से मतलब है हमारा एस्पार्टिक एसिड, है ना। इसके R ग्रुप में आपको CH2COOH देखने को मिलेगा। पर G से हमारा मतलब है ग्लूटामिक एसिड। इसके भी वेरिएबल ग्रुप में आपको COH देखने को मिलेगा। मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड के दो एग्जाम्पल्स, आग, अस्पार्टिक एसिड जिसको अस्पार्टेट भी बोलेंगे, एंड दूसरा ग्लूटामिक एसिड जिसको ग्लूटामेट भी बोला जाता है। ठीक।
बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड को कैसे याद करेंगे। तो बेसिक अमाइनो एसिड को याद करिएगा ऐसे, लाइट एंड हैवी। कैसे याद करना है, लाइट एंड हैवी, लाइट एंड हैवी, LAH। ठीक, तो L से हो जाएगा हमारा लाइसिन, A से हो जाएगा हमारा आर्जिनिन, और H से हो जाएगा हमारा हिस्टीडिन। ठीक, चलिए, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स के 3 एग्जांपल लाइट एंड हैवी से याद करेंगे, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडिन। ठीक बच्चा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ऐसा अमाइनो एसिड जिसके वेरिएबल ग्रुप में आपको क्या देखने को मिले, एरोमेटिक ग्रुप, तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और 3 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड केवल यही नहीं आएगा, आप हार्मोन भी पढ़ेंगे वहां भी आएगा, मुंह उठा के आ जाएगा, है ना। बोला जाएगा कि भैया इस अमाइनो एसिड में कुछ मॉडिफिकेशन किया और हमने अलग अलग हार्मोन्स बना डाले। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड। 3 एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं, कंठस्थ होना चाहिए एग्जांपल। दोज एग्जांपल्स आर ट्राई टायर, ऐसे याद रखना है ना, ट्राई एंड टायर। ट्राई, ट्राई का मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्राई का मतलब ट्रिप्टोफैन। टायर मतलब टायरोसिन, टायर मतलब टायरोसिन। दो एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल जो बचा दैट इज फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन में ज्यादा मातापची करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिनाइल वर्ड आया मतलब आपको पता है, आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, फिनाइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये होगा ही होगा। तो टायर, ट्राई एंड फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मैंने बोला वेरिएबल ग्रुप में अगर सल्फर चमके तो क्या बोलेंगे उसको, सल्फर कंटेनिंग। और अगर सल्फर कंटेनिंग है मतलब इसके 2 एग्जांपल्स हैं बच्चा, है ना, याद रखिएगा। पहला एग्जांपल इज सिस्टीन, द फर्स्ट एग्जांपल इज सिस्टीन। क्या है ये, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एंड अनदर एग्जांपल इज मेथियोनिन। Cysteine and methionine, these are examples of sulfur containing amino acid। जहां भी सल्फर का जिक्र आता है ना बच्चा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का जिक्र तो आता ही है। डाइसल्फाइड, डाई दो, मतलब डाई का मतलब यहां मरना नहीं है, डाई का मतलब 2, सल्फाइड मतलब सल्फर जुड़ा होगा। मतलब यहां पे अगर SH ग्रुप आ गया किसी अमाइनो एसिड का, यह अमाइनो एसिड नंबर 1 हो सकता है, और मान लेते हैं यह है अमाइनो एसिड नंबर 2 जिसका सल्फर ग्रुप दिख रहा है आपको, SH 2 अमाइनो एसिड का। यहां पर 2 हाइड्रोजन हटेगा और ये जो सल्फर हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इसी लिंकेज को हम बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। आगे यहां भी जिक्र आने वाला है, और ये डाइसल्फाइड लिंकेज आप एंटीबॉडी जब पढ़ते हैं ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां भी जिक्र आता है। तो याद रखिएगा कि these sulfur group of the sulfur containing amino acids are actually involved in formation of disulfide bond। पर वही डाइसल्फाइड बना पाएगा ना बच्चा जिसके सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो याद रखिएगा मेथियोनिन में जो सल्फर होता है वो बीच में होता है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो मेथियोनिन के पास ये ताकत नहीं है कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना पाए। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में कौन इन्वॉल्व होगा, सिस्टीन। मेथियोनिन डज नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, ये जो भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ना कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं
जो कि आप देखेंगे तो थोड़ा विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है ना। तो देख लीजिए ज़रा, आर ग्रुप में आपको COH दिख रहा है ना। तो ये है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड, अस्पार्टिक एसिड। आपको आर ग्रुप में COH दिख रहा है ना, तो ये भी अगेन अनदर एसिडिक अमाइनो एसिड विच इज ग्लूटामिक एसिड। आपको आर ग्रुप में दिख रहा है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का स्ट्रक्चर अगर दिख गया मतलब ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ना, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन। अगर आपको आर ग्रुप में सल्फर दिख गया है, दिख रहा है क्या सल्फर, तो हम बोलेंगे इसको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड विच इज नथिंग बट सिस्टीन। अगर आर ग्रुप में आपको NH2 दिख गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, बेसिक अमाइनो एसिड, और वन ऑफ द एग्जांपल्स वाज लाइसिन। ठीक है क्या। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड अभी ही। इसके बाजू में मैंने कुछ लिखा है बच्चा, अस्पार्टिक एसिड ब्रैकेट में लिखा है D, ग्लूटामिक एसिड लिखा है E, है ना, फिनाइलएलेनिन लिखा है F, टायरोसिन लिखा है Y, सिस्टीन लिखा है C, लाइसिन लिखा है K। क्यों लिखा है, तो बस ये बात दिमाग में रखिएगा, किसको किस नाम से मैंने रिप्रेजेंट, किसको कौन सा अल्फाबेट दिया है, ये मत याद रखिएगा, आपके काम का नहीं है। पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि हर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, थोड़ा अपना काम आसान बनाने के लिए हमने हर अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक अल्फाबेट दे दिया है। 26 अल्फाबेट है ना, 20 अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं, तो एक अल्फाबेट हर अमाइनो एसिड को असाइन कर दिया गया, यूनिक अल्फाबेट। तो अगर कहीं भी अमाइनो एसिड का जिक्र आए और D बोल दिया जाए, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, अस्पार्टिक एसिड होगा। ठीक है क्या। तो दीज अल्फाबेट्स आर एक्चुअली असाइंड स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, और जब भी क्लासिफिकेशन आता है देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट आई हैड डिस्कस जस्ट अभी इज वेदर द अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन और नॉट। वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा कहलाएगा प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, और जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में नहीं होगा कहलाएगा नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। चलिए जी, तो लिखें इसके बारे में। क्या प्रोटीनोजेनिक को ही हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते थे? यस, तो ये है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीनोजेनिक को क्या बोलते थे? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी? दे आर used in protein formation। used in protein formation, और प्रोटीन फॉर्मेशन में आपको पता है राइबोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल, तो हम बोल सकते हैं दे आर राइबोसोमिकली incorporated during translation। ठीक जी, चलिए। तो जितना भी नाम आज हमने डिस्कस किया है ना, दोज आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको पढ़ना स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही है, पर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होता है? नॉट, दे आर नॉट यूज्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन में देखने को ये नहीं मिलेगा। तो भैया इतना वैला है क्या, है ना, कुछ ना कुछ नेचर ने अगर बनाया है तो कुछ फंक्शन हो सकता है। जैसे आपके लिवर में होती है बच्चा जी यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल वो साइकिल जो कि यूरिया बनाने के लिए जिम्मेदार है। आपके बॉडी में अमोनिया होता है, पर आप अमोनिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है अमोनिया, और अमोनिया को एज इट इज एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए खूब पानी चाहिए, और हम है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और हमारे पास पानी की किल्लत है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करें जिसको एक्सक्रीशन में हमें कम से कम पानी की आवश्यकता हो।
और इसलिए हम उस अमोनिया को कन्वर्ट पहले करवाते हैं यूरिया में और तब जाके उसको यूरिन के जरिए बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इस अमोनिया से यूरिया बनने का प्रोसेस ही कहलाता है यूरिया साइकिल, जो कि होता है आपके लिवर में। और उस साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और उसी दौरान कुछ अमाइनो एसिड्स बनते हैं एंड दोज आर, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दोज अमाइनो एसिड्स आर ornithine, citrulline, these are amino acids। पर ये यूरिया साइकिल के दौरान बन रहा है। प्रोटीन में आपको ये सारे अमाइनो एसिड्स देखने को नहीं मिलने वाले, इसलिए क्या बोला, नॉन प्रोटीनोजेनिक। ठीक, तो आपको पढ़ना किसके बारे में है, प्रोटीनोजेनिक के बारे में। जिसने भी अमाइनो एसिड का जिक्र किया वो सब क्या थे, प्रोटीनोजेनिक या स्टैंडर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्लासिफिकेशन है ना अमाइनो एसिड का, कि जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं ना उनको भी फिर से हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। कैसे, तो वो अमाइनो एसिड, वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो कि आपकी बॉडी नहीं बना पाए, आपकी बॉडी क्या हो जाए, ना बना पाए। और अगर बॉडी नहीं बना पाएगी तो क्या आपको उसको डाइट के थ्रू खाना ही खाना पड़ेगा, डाइटरी इंटेक करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बॉडी को वो अमाइनो एसिड मिलेगा ही नहीं, और अगर अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म ही ठप हो जाएगा बच्चा, क्योंकि प्रोटीन आगे पढ़ने वाले हैं। दैट मीन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एस्पेक्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म है वो एंजाइम कैटलाइज्ड होता है। एंजाइम नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं तो आप नहीं। तो हम बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, वो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड जो बॉडी ना बना पाए और उसको इसेंशियली डाइट के थ्रू खाना ही खाना पड़ेगा, ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। इसेंशियल नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि खाने की जरूरत है, खाने की जरूरत नहीं है, नहीं, दोनों ही चाहिए। पर जिसको बॉडी ना बना पाए उसको तो खाना ही पड़ेगा, जिसको बॉडी बना पाए उसको नहीं खाएंगे तो भी काम चलेगा, तो कहलाएगा नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब लिखते हैं दैट दे आर नॉट synthesized in body, therefore essentially have to be taken via डाइट। और नॉन इसेंशियल का मतलब synthesized by body, therefore need not be taken essentially via डाइट। अगर आप डाइट के जरिए इसको ना भी खाएं तो भी आपका काम चल जाएगा, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, तो मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए जरा, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन एंड लाइसिन। कितने एग्जांपल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। तो आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, इतना सारे एग्जांपल कैसे याद करेंगे, है ना। तो आपके लिए एक निमोनिक है एंड दैट निमोनिक इज met will
फ्लाई, क्या निमोनिक है? मेट विल फ्लाई। एमी से मेथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, टी से टायरोसिन, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, पीएच से फिनाइलएलानिन, एलवाई से लाइसिन। सो दीज इंक्लूड द एग्जांपल्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, जो बचा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जितने भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होंगे उसमें अगर ये नाम आ गया तो वो इसेंशियल होगा, इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा? नॉन इसेंशियल। यहाँ एक और बात बता दूं थोड़ा सा, है ना, आपको मुझे स्मार्ट बनाना है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पता होनी चाहिए। तो देखिए जरा, 2 अमीनो एसिड ऐसा होता है जो कि बॉडी बनाती तो है पर थोड़ा सा स्लोली बनाती है। मान लेते हैं आपको आवश्यकता है 100 अमीनो एसिड की और बॉडी केवल बना रही है 20 अमीनो एसिड, तो आपका काम तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपको उस बचे हुए 80 की भरपाई कैसे करनी पड़ेगी? खाना खाकर, खाने के थ्रू अमीनो एसिड का इंटेक कर। मतलब those amino acids which are synthesized just slowly in our body, तो थोड़ा तो बॉडी बना रही है और थोड़ा आपको खाकर भी उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। तो इसको हम इसके बिल्कुल बीचों बीच रख सकते हैं क्या? तो उसको हम बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी मतलब आधा, इसेंशियल मतलब पता ही है आपको, बॉडी के थ्रू, डाइट के थ्रू आपको इसेंशियली खाना पड़े। तो जिसको बॉडी स्लोली बनाए उसको बोलेंगे हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कॉन्सेप्ट है ज़्वीटर आयन। ज़्वीटर वर्ड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ज़्वीटर का मतलब होता है बच्चा, ज़्वीटर मीन्स हाइब्रिड। ज़्वीटर का मतलब होता है हाइब्रिड, या इसी को, ये वर्ड आया है एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट से, हर्माफ्रोडाइट या हाइब्रिड। ठीक है क्या? आप बोलेंगे मैडम ये क्या टर्मिनोलॉजी हुई, समझ नहीं आया, है ना, पल्ले नहीं पड़ा। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चा जिनके सिंगल इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाता है हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं उनको। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का क्या बोलेंगे, दो चीजों से मिलके एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना होगा, हाइब्रिड कहलाएगा, है कि नहीं? तो ज़्वीटर का मतलब अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? देखिए सर, जो अमाइनो एसिड है उसके पास NH2 ग्रुप है, अमाइनो एसिड है उसके पास COOH ग्रुप है। एक के पास कैपेसिटी है H+ रिलीज करने की, एक के पास कैपेसिटी है H+ एक्सेप्ट करने की। सही बात क्या? तो अगर इस अमाइनो एसिड को किसी सॉल्यूशन में आप रखेंगे तो इस अमाइनो एसिड पे कभी देखने को मिलेगा कि भैया जो NH2 है उस NH2 ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक, सॉल्यूशन में कभी देखने को मिल सकता है कि अमाइनो एसिड पे जो COH है उसने H+ रिलीज कर दिया और कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये चेंज कैसे हुआ, चार्ज कैसे वेरी किया? तो इट वुड डिपेंड अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अगर pH सॉल्यूशन का pH अगर क्या हो, दिख रहा है क्या आपको? चलिए दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं बच्चा, ग्रीन के बदले let's use this color, I hope that would be clear। अगर pH कम हुआ, pH कम होने का मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, है ना, क्योंकि आप pH का फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इट इज -log H+ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री जब भी जिक्र आए तो डरिएगा नहीं। तो अगर pH कम होता है मतलब H+ ज्यादा है अगर सॉल्यूशन में, तो अमाइनो एसिड का जो है अमाइनो ग्रुप है उस पे H+ जाके चिपकेगा। अमाइनो एसिड पे कैसा चार्ज दिखेगा आपको? अमाइनो एसिड पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर pH बढ़े मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? कम। तो pH अगर बढ़ेगा तो अमाइनो एसिड पे कैसा चार्ज होगा?
कैसा चार्ज होगा? COO माइनस बन रहा है, निगेटिव चार्ज है। तो किसी पीएच पे अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज, किसी पीएच पे अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं जमीन है, कहीं पानी है, तो बीच में दलदली वाला इलाका भी आएगा, आएगा कि नहीं? मतलब कोई ऐसा पीएच भी होगा जिसपे अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। दोनों टाइप के चार्जेस आ गए, दोनों टाइप, ज़्वीटर। ठीक, तो अमाइनो एसिड का वो कंडीशन, वो स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, वो स्टेट कहलाएगा ज़्वीटर आयन। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज वुड बी 0। तो हम बोलेंगे वो पीएच जिस पे अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज क्या होगा? 0। दैट पीएच इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं उसको? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, PI बोल देते हैं। ठीक है क्या? तो वो पीएच जिस पे नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इज, लिख देती हूँ, where net charge on amino acid is 0। इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो देखिए जरा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है ना, दिस फॉर्म, जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस फॉर्म को हम बोल देंगे बच्चा, दिस इज एक्चुअली ज़्वीटर आयन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, ज़्वीटर आयन मतलब जब अमाइनो एसिड पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्या हो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों है, इसलिए क्या बोला? ज़्वीटर। ज़्वीटर का मतलब हाइब्रिड। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब सीखने का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, है ना? बोला था ना कि जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो आप क्या बनाते हैं? बॉन्ड। जैसे शुगर को जोड़ा था हमने, कौन से बॉन्ड से आपस में शुगर को जोड़ा था हमने? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फिर हमने लिपिड को भी बनाया था जब, तो हमने फैटी एसिड को जोड़ा था ग्लिसरॉल से फॉर एग्जांपल, तो वहां बनाया था एस्टर बॉन्ड। हमने न्यूक्लिक एसिड में भी बहुत सारे बॉन्ड पढ़े थे। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको शुगर को जोड़ना होगा नाइट्रोजनस बेस से, वहां बनाया था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर इसको हमें फॉस्फेट से जोड़ना है तो शुगर का जो OH था वो फॉस्फेट से बना रहा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मतलब अलग अलग बॉन्ड बन रहा था। ठीक, और आप हर बॉन्ड में देख रहे थे बच्चा कि डिहाइड्रेशन हो रही थी, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब अगर अमाइनो एसिड को आपको आपस में जोड़ना है, किस लिए जोड़ेंगे? तो आपको प्रोटीन बनाना है, अमाइनो एसिड की चेन बनानी है। तो अगर अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, देखिए जरा, ये यहां पे रिप्रेजेंटेशन समझिए। यहां मैंने बनाया है अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये मैंने बना दिया अमाइनो एसिड नंबर 2। दिस कुड बी सेम, दिस कुड बी डिफरेंट, हो सकता है। ठीक, अब देखिए जरा, ये पहला अमाइनो एसिड है जिसका COOH ग्रुप का OH दिख रहा है आपको। ये दूसरा अमाइनो एसिड है और इस दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप का H दिख रहा है क्या आपको? अगर आपको OH दिख रहा है मतलब इट हैज द पोटेंशियल टू फॉर्म H2O। मतलब क्या होने वाला है? OH और इसका H निकलेगा जी। किस फॉर्म में निकलेगा?
तो ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को ही क्या बोलते हैं बच्चा? डिहाइड्रेशन। तो जैसे ही OH और H हटा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से क्या बना लिया? बॉन्ड। दिख रहा है क्या आपको ये बॉन्ड? ठीक। और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहां देखिए आपको कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है। क्या आपको यहां पर अमाइन ग्रुप दिख रहा है? और इसको हम अमाइड भी बोलते हैं, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड का एक और नाम होगा अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं इसको। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक। तो दो अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H, दोनों ने क्या बना दिया मिलकर? वाटर। वाटर निकला, डिहाइड्रेशन हुई और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना, नाम दिया पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है क्या इतनी बात? है ना? इसलिए मैंने बोला था कि बायोमॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, डिहाइड्रेशन से जो बन रहे हैं, बनने के दौरान पानी निकला तो तोड़ने के दौरान पानी देना पड़ेगा। इसलिए आप बोलते हैं ना कि जितने भी प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का चेन ही तो है। तो अगर प्रोटीन को तोड़ना है मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जो एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े कहलाएगा प्रोटीएज। और अगर पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना है तो पानी देना पड़ेगा, मतलब प्रोटीएज पानी की प्रेजेंस में उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। इसलिए तो हम प्रोटीएज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज। मतलब वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस करवा रहा है, तोड़ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो एंजाइम पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को लाइज करे, तोड़े, कहलाएगा हाइड्रोलेज। तो जैसे लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, हाइड्रोलेज होगा। जैसे सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, स्टार्च को तोड़ने वाला अमाइलेज, ये सब के सब क्या है? हाइड्रोलेज है। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा। कुछ सवाल है ना? बहुत आसान सा सवाल है, बस इस सवाल के जरिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूं मैं, इसलिए सवाल मैंने यहां इनकॉर्पोरेट किया है। समझिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, दैट इज हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 100 अमाइनो एसिड। देखिए जरा, एक अमाइनो एसिड, ये रहा दूसरा अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितना बॉन्ड बनाया? एक। तीन अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितना बॉन्ड बनाएंगे? दो। चार अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितना बॉन्ड बनाएंगे? मतलब जितना अमाइनो एसिड होगा बॉन्ड की संख्या उतने से क्या होगी? एक कम होगी। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड, तीन को जोड़ने के लिए दो बॉन्ड, चार को जोड़ने के लिए तीन बॉन्ड, 50 को जोड़ने के लिए 49 बॉन्ड्स, 60 को जोड़ने के लिए 59 बॉन्ड्स, 100 को जोड़ने के लिए 100 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड्स? 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है क्या? तो चलिए यहां से एक मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ पेप्टाइड bonds in a linear chain of amino acids would be equal to total number of amino acid minus 1.
याद रखिएगा ये बात, ठीक है क्या। चलिए दूसरा सवाल क्या है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डाइपेप्टाइड। बच्चों का एकदम धड़ल्ले से जवाब आता है 2। नहीं, डाइपेप्टाइड का मतलब होता है बच्चा जब 2 अमाइनो एसिड क्या हो आपस में जुड़े हो, डाइपेप्टाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, डाइपेप्टाइड। अगर मैं ट्राइपेप्टाइड बोलूं मतलब अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, अगर 3 अमाइनो एसिड जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, ट्राइपेप्टाइड। अगर 5 अमाइनो एसिड है तो पेंटापेप्टाइड, है ना, डेका हेक्साहेप्टा कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो अगर डाइपेप्टाइड है मतलब 2 अमाइनो एसिड जुड़ा है, तो डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, सो द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ डाइपेप्टाइड वुड बी इक्वल टू 1। ट्राइपेप्टाइड में कितना होगा, 2, क्योंकि पता ही है आपको लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स में जितनी अमाइनो एसिड है उससे एक कम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर। इस सवाल को थोड़ा और ट्विस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर मैंने आपको बोला कि बताइए कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाया है ना, एक पॉलीपेप्टाइड बनाया है जिसमें 100 अमाइनो एसिड्स हैं और एक अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मान लेते हैं 120 डाल्टन। एक अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 120 डाल्टन। तो बताइए एक पॉलीपेप्टाइड जो कि 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, उस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो बच्चे एकदम तुरंत जवाब देते हैं मैम 100 को 120 डाल्टन से मल्टीप्लाइड कर दो एज इट इज। तो इतना आसान थोड़ी ना है बच्चा, है ना। इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। कैसे, तो देखिए जरा, हमें 100 अमाइनो एसिड को लिंक करना है ना। लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे भैया, तो 100 अमाइनो एसिड्स में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। और बताइए जरा कि जब आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाते थे तो क्या डिहाइड्रेशन करते थे, मतलब वो पानी आता कहां से था भैया, अमाइनो एसिड का ही तो पानी रिमूव करते थे ना तुम। तो अमाइनो एसिड में से पानी अगर निकल रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम तो नहीं हो रहा क्या। मतलब अगर आपको उस पॉलीपेप्टाइड का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो क्या करोगे, ये करोगे कि भैया 100 अमाइनो एसिड है तो उसका टोटल वेट ऐसे निकलेगा, पर जब इसको जोड़ोगे तो 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब 99 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा 99 H2O। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 18 डाल्टन मान लेते हैं। ठीक, तो ये होगा 100 इंटू 120 माइनस this would be the molecular weight of that polypeptide containing 100 amino acid। चलिए, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में, है ना। अब तक हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो मैंने आपको बोला था ना बच्चा, अमाइनो एसिड को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको पॉलीपेप्टाइड बोलोगे, और वही कहलाएगा आपका प्रोटीन। ठीक, तो हम बोल सकते हैं दैट अ प्रोटीन इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, याद करिएगा पॉलीमर 2 टाइप का होता है। अगर रिपीटिंग यूनिट एक ही जैसी है तो होमोपॉलीमर कहलाता है, और अगर रिपीटिंग यूनिट एक से ज्यादा टाइप की है तो कहलाता है हेटेरोपॉलीमर। तो आप बताइए जरा सोच के कि प्रोटीन कैसा पॉलीमर है, होमो या हेटेरो। तो आप बोलेंगे मैम अमाइनो 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 एसिड ही तो जुड़ रही हैं, तो होमो होना चाहिए। नहीं, क्या अमाइनो एसिड 20 अलग अलग टाइप की हो सकती हैं क्या, तो जवाब है यस। इवन तो है तो अमाइनो एसिड, पर नेचर अलग अलग है। कोई ग्लाइसिन है, कोई सिस्टीन है, कोई सेरिन है, कोई ट्रिप्टोफैन है, कोई टायरोसिन है, कोई फिनाइलएलेनिन है। मतलब
जो अमाइनो एसिड जुड़ रही हैं वो अलग अलग। और अगर एक से ज़्यादा टाइप का रिपीटिंग यूनिट हुआ तो ऐसा पॉलीमर कहलाएगा हेटेरोपॉलीमर। मतलब प्रोटीन को आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स आर नथिंग बट हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, हेटेरोपॉलीमर। ठीक, कहाँ पाया जाएगा? अगर मैं बात करूं, वो एक्सपेरिमेंट करूं, तो कौन से पूल में, एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो चूंकि ये पॉलीमर है तो इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक, एसिड इनसॉल्युबल पूल। कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं कि भैया प्रोटीन के अलग अलग एग्जाम्पल्स, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलाजन, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है रूबिस्को, जो कोलाजन है आगे मैं आपको अभी बताने वाली हूं। जो कोलाजन है हमारा, ये प्रोटीन अगर मैं बात करूं एनिमल वर्ल्ड में तो इट इज द मोस्ट abundant protein of animal world। याद रखेंगे, मतलब एनिमल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन इज कोलाजन। पर अगर मैं रूबिस्को की बात करूं तो अगर मैं होल बायोस्फीयर बोलूं, है ना, बायोस्फीयर जिसमें एनिमल्स, प्लांट सब आते हैं ना, तो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन इज रूबिस्को। तो इट इज मोस्ट abundant protein of entire biosphere। ये जो रूबिस्को है ना बच्चा, ये एक एंजाइम है एक्चुअली, है ना, अगली क्लास में हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एंजाइम जिसका पूरा नाम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है ना, ये कार्बन फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के टाइम आप पढ़ेंगे इस एंजाइम के बारे में बॉटनी में। ठीक, पर अभी के लिए नाम याद रख लें कि रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द होल बायोस्फीयर। ठीक, अब प्रोटीन के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, और कैटेगरी है मतलब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा। तो प्रोटीन दो टाइप का, एक सिंपल और एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। वो प्रोटीन जिसमें केवल अमाइनो एसिड ही मिले, अमाइनो एसिड के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट ना मिले, वो क्या कहलाएगा? सिंपल प्रोटीन। मतलब मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। सिंपल प्रोटीन कंटेन्स ओनली अमाइनो एसिड। पर कॉन्जुगेटेड अमाइनो एसिड प्लस अनदर फैक्टर्स। मतलब अमाइनो एसिड की चेन के साथ साथ कोई दूसरा फैक्टर भी आके अगर इससे जुड़ गया, कॉन्जुगेट हो गया, तो ऐसा प्रोटीन कहलाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एंड दैट फैक्टर कैन बी अ मेटल आयन। तो ऐसा प्रोटीन कहलाएगा मेटालोप्रोटीन। अगर प्रोटीन से मेटल आयन आके जुड़ गया, क्या जुड़ गया? मेटल आयन, तो ऐसा प्रोटीन क्या कहलाएगा? मेटालोप्रोटीन। ठीक, अगर प्रोटीन से आके जुड़ गया आपका लिपिड तो क्या कहलाएगा? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का जिक्र हमने लिपिड में किया है। अगर प्रोटीन से आके कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन एटसेट्रा। तो प्रोटीन ऑन द बेसिस कि केवल अमाइनो एसिड का बना है या उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड है या नहीं। ठीक, चलिए जी बढ़ते हैं आगे बच्चे जी। प्रोटीन बॉडी में है तो काम तो होगा ही, है ना।
तो प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस, और ये मैंने टेबल निकाला है एनसीईआरटी से। आपके बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी में जितने भी टेबल्स दे रखे हैं सारे टेबल को स्टार मार्क कर लीजिए, वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस टेबल में अलग अलग प्रोटीन का नाम दे रखा है और उनके फंक्शंस के बारे में बता रखा है। सबसे पहला प्रोटीन इज कोलेजन, और लिखा हुआ है दैट इट एक्ट्स एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको बनाना है नूडल्स, है ना, नूडल्स बनाना है तो आप उसमें सॉस डालेंगे, नूडल डालेंगे, वेजिटेबल्स डालेंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे नूडल में आपने सॉस ऐड किया ना, है ना, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह जा रहे हैं, नूडल्स जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जो सेल्स हैं वो सेल्स मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, उसमें बहुत सारे फाइबर्स देखने को मिलेंगे उस मैट्रिक्स में, एंड दोज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन ओनली। ठीक है क्या? तो आपका कोलेजन एक्ट्स एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये बात क्लियर हो गई। कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। दूसरा एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के अलावा कोई भी एंजाइम मैं बोलूं, है ना, चाहे मैं लाइपेज बोलूं, पेप्सिन बोलूं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बोलूं, है ना, अलग अलग एंजाइम्स, ये सब डाइजेशन में यूजुअली आप बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली डाइजेशन आपके नीट के चैप्टर से हट चुका है, नीट के सिलेबस से। तो फिर भी आपको कुछ बातें तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन दूसरे ना दूसरे चैप्टर में आ ही जाता है बच्चा, है ना। चलिए, तो ट्रिप्सिन एक्ट्स एज एंजाइम, और कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना। आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं इस कंडीशन को। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। जब हम केमिकल कंट्रोल एंड मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, और हार्मोन में हम क्लासिफाई करेंगे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो स्टीरॉयडल होते हैं, कोलेस्टेरॉल से डिराइव किए जाते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं। जो कुछ हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, है ना। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स में वन ऑफ द एग्जांपल्स इज इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इसके अलावा आपने ग्लूकागॉन का अगर नाम सुना हो तो वो भी क्या है? प्रोटीनेशियस हार्मोन ही होता है। अगला फंक्शन एंटीबॉडी। आपको पता है एंटीबॉडी के बारे में, है ना। एंटीबॉडी का नाम तो सबने सुना ही है, मतलब कोविड के बाद तो सबको ही पता है, जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है उनको भी पता है एंटीबॉडी क्या होती है ना। तो एंटीबॉडीज जिनको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्युलिन, शॉर्टकट में बोलते हैं आईजी। आईजी का मतलब इंस्टाग्राम नहीं, आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन विच इज नथिंग बट एंटीबॉडी, जो कि आपके बॉडी में एक सेल है जिसको बोलते हैं बी सेल, बी लिम्फोसाइट। WBC व्हाइट ब्लड सेल की एक कैटेगरी है बच्चा लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जब भी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो वो तुरंत स्टिमुलेट होके और क्या बनाने लगती है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी। मतलब बी लिम्फोसाइट क्या बनाने का काम करती है? एंटीबॉडी, एंड एंटीबॉडी इज नथिंग बट अ प्रोटीन। ठीक। फिर ये जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे हार्मोन में आप पढ़ेंगे कि हार्मोन जहां उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम टारगेट साइट बोलते हैं, वहां जाता है और वहां अपना इफेक्ट कैसे दिखा पाता है? तो वो अपने रिसेप्टर को ढूंढता है, रिसेप्टर से हार्मोन जुड़ता है और तब जाके कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हार्मोन का इफेक्ट कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो रिसेप्टर्स क्या है? नथिंग बट प्रोटीन। फिर जितने भी आयन चैनल्स होते हैं, या फिर कोई भी चैनल, चैनल मतलब गेट बनाया जिसके जरिए किसी भी चीज का आना जाना होगा, उन चैनल को हम क्या बोलेंगे? वो भी क्या है? प्रोटीन। एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोस चैनल्स इज गिवन हियर विच इज ग्लूट। ग्लूट का फुल फॉर्म है, ग्लू का मतलब है ग्लूकोज और टी का मतलब होगा ट्रांसपोर्टर। तो ये पक्का ऐसा प्रोटीन चैनल है जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होगा। ठीक।
तो यहां लिखा हुआ है दैट इट इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। मतलब अगर ये सेल है तो ग्लूकोज कहाँ आएगा? सेल के अंदर। किसके जरिए? GLUT4 के जरिए। याद रखिएगा, है ना, आउटसाइड द सेल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, वो गलत होगा। इनटू द सेल, कौन? GLUT4। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक बच्चा, बढ़ते हैं आगे। अब जो प्रोटीन होता है ना, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, है ना। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वो अलग अलग लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। एंड दोज स्ट्रक्चर्स इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, क्या है देखें, बारी बारी से हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने मोती की एक माला बना ली है क्या? ये है आपका अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3, ये है अमाइनो एसिड नंबर 4। मतलब ये सब अमाइनो एसिड की क्या है? एक लीनियर चेन। तो जो आपका प्रोटीन है ना, जो अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है वो ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज अ लीनियर, यहां लिख देती हूं, इट इज अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एक और बात याद करिएगा, जब अमाइनो एसिड जुड़ रहा था तो याद है क्या आपको? मान लेते हैं ये अमाइनो एसिड, इसका NH2 इस तरफ खाली था, पर इसका C डबल बॉन्ड O इस नाइट्रोजन के साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था क्या? है ना। मतलब आपको दिख रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? NH2 फ्री, और ऑन द राइट हैंड साइड इसका COH क्या है? फ्री। मतलब अमाइनो एसिड की जब चेन बनेगी तो एकदम किनारे लेफ्ट हैंड साइड जो अमाइनो एसिड होगा उसका NH2 क्या दिखेगा आपको? फ्री दिखेगा, क्योंकि वो आगे फर्दर बॉन्ड नहीं बना रहा है। और ऑन द राइट, एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएं तो ये जो अमाइनो एसिड होगा इसका COOH ग्रुप आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्री देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल सकती हूं कि जो अमाइनो एसिड की जो ये चेन बनी है उसका लेफ्ट हैंड टर्मिनल क्या कहलाएगा? N टर्मिनल। क्या कहलाएगा? N टर्मिनल। N का मतलब अमाइनो टर्मिनल। कौन सा? लेफ्ट हैंड टर्मिनल। पर वहीं अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड की तो ये क्या कहलाता है? C टर्मिनल। C का मतलब कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, क्योंकि क्या है? COOH फ्री। इसलिए हम बोलेंगे जो पहला अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आखिरी वाला अमाइनो एसिड है, इसको बोलेंगे N टर्मिनल अमाइनो एसिड और इसको बोलेंगे C टर्मिनल अमाइनो एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहली बात, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा, कि इसका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है N अमाइनो टर्मिनल एंड राइट हैंड साइड कहलाता है C कार्बोक्सिल टर्मिनल, क्योंकि कार्बोक्सिल टर्मिनल पे जो आखिरी अमाइनो एसिड है उसका COH खाली और अमाइनो टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड है उसका NH2 फ्री देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, दूसरा कि बाय कन्वेंशन हम अमाइनो एसिड का नंबर असाइन करते हैं फ्रॉम N टर्मिनल। मतलब ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है, ये फोर्थ अमाइनो एसिड है एंड सो ऑन। मतलब N टर्मिनल से हम नंबरिंग चालू करेंगे। मतलब पहला अमाइनो एसिड कौन से एंड से तय होगा? N टर्मिनल से। क्लियर है क्या इतनी बात? तो हम बोल नहीं सकते क्या कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है it actually helps in determines the
positional, it determines the positional information, positional information of amino acid. मतलब कौन से पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है। अगर मुझे पता करना है कि 6th पोजीशन पे कौन सी अमाइनो एसिड है, तो मैं एन टर्मिनल से शुरू करूंगी और 6ठे पे जाऊंगी और देखूंगी कि अमाइनो एसिड कौन सा है, पता किया जा सकता है। तो मुझे किस पोजीशन पे कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इसका पता क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर से लग सकता है? तो जवाब है यस। और ये जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड की, भैया कि पहले पे ग्लूटामिक एसिड होगा, दूसरे पे वैलिन होगा, तीसरे पे आइसोल्यूसिन होगा, मतलब ये सीक्वेंस तय कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये तय करता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन तय करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप ये ट्रांसलेशन में आगे पढ़ेंगे बच्चा कि आपका डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब होके बनाता है आरएनए, मान लेते हैं एमआरएनए बना, और एमआरएनए पे होता है कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्लस्टर कहलाता है कोडॉन, और उसको रीड कर करके क्या प्लेस किया जाता है? अमाइनो एसिड। समझ आई बात? तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये तय करेगा कोडॉन। कोडॉन कहाँ है? एमआरएनए पे। एमआरएनए कहाँ से बना? डीएनए, और डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल। तो अगला पॉइंट क्या है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज determined by genetic information. ठीक, चलिए जी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज नथिंग बट अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब मोती की एक माला, सीधी माला, ये इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, अल्फा हीलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। क्या होती हैं ये? तो हेलिक्स हमने डीएनए में भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में कि जो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द क्या हो जाती है? कॉइल हो जाती है। जैसा स्प्रिंग होता है ना, तो ठीक वैसे ही क्या हो जाती है? वो चेन कॉइल हो जाती है। और डीएनए में हमने पढ़ा था कि कॉइलिंग राइट हैंडेड भी हो सकती है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है। कॉइलिंग क्या हो सकती है? राइट भी और लेफ्ट भी। राइट का मतलब अगर ये एक्सिस है तो ये आपके फिंगर्स हैं, ये क्या है? रोटेशन का डायरेक्शन बता रही है, ये राइट हैंडेड मैनर में हुआ। पर अगर वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा तो ये एक्सिस है तो घूमेगा कैसे? इस डायरेक्शन में। ठीक, पर प्रोटीन में याद रखिएगा कि नो प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन में जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग में पाया नहीं जाता। तो यहां पे सबसे पहली बात दैट हेलिक्स में क्या हुआ है? दे आर, या फिर मैं बोल सकती हूं polypeptide is helically coiled. कैसे? राइट हैंडेड मैनर में। ठीक, राइट हैंडेड मैनर में। किसी भी प्रोटीन में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखने को नहीं मिला। तो मतलब लिख लेते हैं, एनसीईआरटी ने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स not present in प्रोटीन। नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखने को नहीं मिला है। ठीक, अब देखिए, तो अल्फा हेलिक्स तो हमने समझ लिया कि ये क्या है? कॉइल्ड। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक धागा है, उस धागे को मैंने कॉइल किया, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो फिर वो वापस से लीनियर हो जाएगा ना।
मतलब इसको इस हेलिकल स्ट्रक्चर में रोक के किसी ने रखा हुआ है, और उसको हेलिकल स्ट्रक्चर में जिसने रोक के रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमाइनो एसिड्स के बीच में जिसने इसको हेलिकल स्ट्रक्चर में रोक के रखा हुआ है। ठीक, तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चा, देखिए सर, इसको मिटा रही हूं, है ना। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मान लेते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड है हमारी, ये पहली अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड है तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड पे आपको पता है कि C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ग्रुप तो होगा ही, कार्बोनिल कार्बन है। ठीक, अब इस अमाइनो एसिड के बाद जो चौथा अमाइनो एसिड आएगा, मतलब इसके बाद चौथा कौन, तो इसके बाद पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और इस चौथे अमाइनो एसिड के पास क्या है, NH ग्रुप होगा। तो इस अमाइनो एसिड और इसके बाद जो आने वाला चौथा अमाइनो एसिड है, इसके बीच क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकती हूं कि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड। तो क्या लिखूंगी मैं, लिख देती हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड is present between every fourth amino acid। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चा इंट्रा चेन। क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये एक ही हेलिक्स के अमाइनो एसिड के बीच बना है ना, अमाइनो एसिड के बीच है ना, तो एक ही हेलिक्स के अमाइनो एसिड के बीच बना है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन। पर वहीं बीटा प्लीटेड शीट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, प्लीटेड शीट का मतलब मान लेते हैं कि ये है आपका पीस ऑफ क्लोथ, है ना, और मुझे क्या करना है, इसके प्लीट्स बनाने हैं। तो जैसे साड़ी में प्लीट्स बनता है ना, ऐसा प्लीट बनता है, देखिए जरा, प्लीट्स बनते हैं ऐसे, है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो साड़ी में जैसे प्लीट्स बनते हैं, ठीक वैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाती है, प्लीट्स बनाती है। प्लीट्स आप ऐसे बनाते हैं, है ना, प्लीट्स। तो जो प्लीट्स बना है, दिख रहा है आपको, ये रीजन है ना, तो जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या बनाएगा, प्लीट्स बनाएगा। ठीक, और ये जो प्लीट होगा वो एक प्लीट एक के ऊपर, दूसरा प्लीट दूसरे के ऊपर, मतलब ये एक शीट, ऐसा लगेगा जैसे वन शीट इज अरेंज्ड ओवर द अनदर शीट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। क्लियर है क्या। तो देखिए जरा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और मैंने क्या कर दिया है, उसको प्लीट्स बना दिए, 3 प्लीट्स बनाए मैंने, और यहां भी इसको इस स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ही। और कैसे बनेगा, तो देखिए जरा, इसका डबल बॉन्ड हो, इस वाले प्लीट के नाइट्रोजन के H के साथ क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका NH का हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्डों के साथ क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो चूंकि ये एक प्लीट, ये दूसरा प्लीट, ये तीसरा प्लीट, है ना, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा सेगमेंट, तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 सेगमेंट के बीच बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है इंटर चेन। क्या बोलते हैं इसको, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बीटा प्लीटेड शीट में क्या है, इंटर चेन, मतलब बिटवीन, सेगमेंट के बिटवीन है, पर यहां एक ही सेगमेंट के विद इन था, एक ही हेलिक्स के अंदर था अमाइनो एसिड के बीच, तो इसको बोला था इंट्रा चेन, इसको बोलेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स एंड क्या है, प्लीटेड शीट। हेलिक्स मतलब हेलिकली कॉइल्ड होगा एक एक्सिस के दौरान इर्द गिर्द, और इस स्ट्रक्चर में इसको होल्ड करके रखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका नाम है इंट्रा चेन।
पर वहीं बीटा प्लीटेड शीट में हम बोलेंगे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि शीट प्लीट्स बना रही हैं, जो कि शीट के फॉर्म में दिखती हैं, है ना। तो अलग अलग हिस्सा क्या बना रहा है, शीट बना रहा है, और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के इंटरैक्शन में है, इंटरैक्ट कर रहा है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कोई प्रोटीन जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता हो, तो एग्जाम्पल वुड बी केराटिन प्रोटीन। द एग्जाम्पल इज केराटिन प्रोटीन, जो कि आपके बालों में पाया जाता है। एंड बीटा प्लीटेड शीट में एग्जिस्ट करने वाला कोई प्रोटीन का एग्जाम्पल वुड बी फाइब्रोइन प्रोटीन, जो कि नेचुरल सिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नेचुरल सिल्क में पाया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क भी हमने पढ़ा था जब सेल्यूलोज डिस्कस किया था। ठीक है क्या बच्चा, चलिए जी, अब बात करते हैं अगले कॉन्फर्मेशन की। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, देखिए जरा कि ये है आपका हेलिक्स, जिसमें कि क्या हो रहा है, एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। पर वहीं देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि मुड़ गई है, क्या बना रही है, प्लीट्स, और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। अब आते हैं अगला स्ट्रक्चर विच इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चा, इट इज नथिंग बट अ हॉलो वुलन बॉल, है ना। जैसे मम्मी जब स्वेटर बनाती हैं तो पहले उन वुल खरीद के लाती हैं, फिर उसका गोला बनाती हैं, और गोला बनाने के बाद फिर उसको निट करती हैं ना। तो जो उनका गोला है उसी को हम बोल रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। पर वो जो थ्रेड है, जो यार्न है ना उनका, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, मान लेते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या होने वाली है, एकदम गोल 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 ऐसे घूम के हॉलो वुलन बॉल जैसी दिखने वाली है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये जो अमाइनो एसिड की चेन थी वो आपस में दूर दूर की अमाइनो एसिड क्या हो रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, और इंटरैक्शन के लिए बहुत सारे बॉन्ड्स बन रहे होंगे। तो अब तक हमने देखा कि कोई भी प्रोटीन होगा पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही होना है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, चाहे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो। पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक एडिशनल बॉन्ड बना था जिसको हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर एंड इंट्राचेन। पर टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप देखिए अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी बनते हैं। दो, अगर मान लेते दो अमाइनो एसिड है और उसका आर ग्रुप नॉन पोलर है, तो अगर दो नॉन पोलर ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करें तो ऐसा इंटरैक्शन कहलाता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक। ठीक। साथ ही साथ दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या बना सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ठीक है क्या। तो अलग अलग इंटरैक्शंस याद रखिएगा सारे नाम, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन विच इज आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सब की मदद से दूर दूर के अमाइनो एसिड आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक गोला, जिसको क्या बोला, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और दूर दूर के अमाइनो एसिड जब इंटरैक्ट करते हैं ना तो ये बनाते हैं ग्रूव, गड्ढा, क्रेवाइस, जिसका डिस्कशन मैं एंजाइम में करूंगी। और ये गड्ढा कहलाता है एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट से ही जुड़ता है सबस्ट्रेट, और तब जाके इसको कन्वर्ट करवाया जाता है प्रोडक्ट में। मतलब सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करके बनाया जाता है प्रोडक्ट। मतलब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आपके बॉडी में जितना भी कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक। तो एनसीईआरटी लिखती है बच्चा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, required for
biological activity. And the example of protein that exists in tertiary structure is your मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन में देखिए एक चेन है जो कि कैसे है, बिल्कुल गोला जैसा अरेंज्ड है, और ये मायोग्लोबिन कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन से बाइंड होती है. देखिए यहाँ पे सेंटर में हीम ग्रुप बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं हीम ग्रुप, जिसमें होता है आयरन, और इस आयरन से जुड़ता है ऑक्सीजन. तो आपके मसल में जो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन. ठीक है क्या? तो टर्शरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड की चेन कुछ इस प्रकार घूमी है कि ये हॉलो वुलन बॉल बना रही है, और इसको इस पोजीशन पे होल्ड करने के लिए अलग अलग इंटरैक्शंस हैं. एंड दोज इंटरैक्शंस आर, नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन व्हिच इज नथिंग बट आयनिक बॉन्ड. And the example of protein which exists in tertiary structure is myoglobin, which is found in the muscles. Clear है क्या बच्चा इतनी बात? अब बात करते हैं हम अगले स्ट्रक्चर की बच्चा, which is your quaternary structure, है ना. हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा, और अब आखिरी है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक, अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था विच वॉज नथिंग बट अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक, अब इसी लीनियर चेन को अगर आपने कॉइल कर दिया, और ये कॉइलिंग हमेशा कैसे होगी, राइट हैंडेड मैनर में, क्योंकि प्रोटीन में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मौजूद नहीं होता, ये मैंने आपको बताया. तो या तो आप इस लीनियर चेन को आपने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, या नहीं तो इसको क्या बना दिए, प्लीट्स बना दिए, और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. पर वहीं अगर इस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को आपने अलग अलग तरीके से घुमा के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो हम इसको बोल रहे थे टर्शरी स्ट्रक्चर. इस टर्शरी स्ट्रक्चर में दूर दूर के अमाइनो एसिड आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो रहा था वाया डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स. पर अब तक हमने केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करी ना. पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है कि जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाए, कितना, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं सब यूनिट. क्या बोलते हैं, सब यूनिट. तो जब एक से ज्यादा सब यूनिट आपस में इंटरैक्ट करे, और इंटरैक्ट कैसे करेगा, बस वही सारे इंटरैक्शंस होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, यही सारे बॉन्ड्स. तो अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया और आपस में इंटरैक्ट किया, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हियर कि यहां पे आपको दो लाइट शेड में चेन्स दिख रही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और दो डार्क शेड में पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिख रही हैं. मतलब कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 4. जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो, है ना, मोर देन 1 होगा. तो अगर मोर देन 1 सब यूनिट्स, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अगर आके इंटरैक्ट कर रही हैं, एंड दिस इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स कैन एग्जिस्ट इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो सबसे पहली बात जो यहां हमें लिखनी है वो ये कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर when more than one polypeptide, more than one polypeptide chain interact. और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, सब यूनिट. मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सब यूनिट्स कितने होंगे, मोर देन 1. ठीक, चलिए अब ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे प्रोटीन को जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम मल्टीमेरिक प्रोटीन. क्या नाम देते हैं, मल्टीमेरिक
मेरिक मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टी का मतलब मेनी, मेरिक मतलब मर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर मतलब पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं यहां पर। तो अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने वाले प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या? मल्टीमेरिक प्रोटीन। अब इस मल्टीमेरिक प्रोटीन के दो टाइप्स हैं, होमोमल्टीमेरिक एंड हेटेरोमल्टीमेरिक। होमो का मतलब आपको पता है एक जैसा, हेटेरो का मतलब एक से ज्यादा टाइप अगर आ गया तो मतलब कि अगर मैंने बोला ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो इंटरैक्ट कर रहे हैं अगर वो एकदम कैसे हो? एक जैसे। तो अगर इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स आइडेंटिकल हो तो हम बोलेंगे ऐसा मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाएगा होमोमल्टीमर। मतलब होमोमल्टीमेरिक प्रोटीन लिखें अगर तो हम बोलेंगे इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स, इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो बराबर होगा, सेम होगा। तो ऐसा मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाएगा होमोमल्टीमेरिक प्रोटीन। एंड द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन होमोमल्टीमेरिक फॉर्म इज, एग्जांपल इंक्लूड्स, एक प्रोटीन है, नाम है, लिख रही हूं मैं, एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हम कनेक्जिन प्रोटीन। मैंने लिखा है कनेक्सॉन, समझा रही हूं। प्रोटीन को बोलते हैं कनेक्जिन प्रोटीन और ये ऐसे ऐसे है ना 6 सब यूनिट्स आके जब जुड़ते हैं तो बनता है कनेक्सॉन। और ये कनेक्सॉन कुछ नहीं है, ये है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेल्स हैं, दोनों सेल में किसी भी मटेरियल का, आयंस का, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है जिस जंक्शन के जरिए, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि दो सेल है उसके बीच मैंने एक पाइप लगा दिया, तो इस पाइप के जरिए इसका सामान इसमें और इसका सामान इसमें एंटर कर रहा है। तो ये जो पाइप है इसको हम बोल सकते हैं कनेक्सॉन। और ये कनेक्सॉन किससे मिलके बना है? 6 कनेक्जिन प्रोटीन से। मतलब यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल। तो ये कनेक्सॉन विच इज प्रेजेंट इन गैप जंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोमल्टीमेरिक प्रोटीन्स। पर हेटेरोमल्टीमेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल मतलब इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स यहाँ पे मोर देन वन टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट interacting subunits are more than one type, more than one type। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, अडल्ट हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल इज अडल्ट हीमोग्लोबिन। और आपको पता है अडल्ट हीमोग्लोबिन में होता है 4 सब यूनिट, 2 अल्फा और 2 बीटा। मतलब अल्फा भी है और बीटा भी है, मतलब इंटरैक्टिंग सब यूनिट्स आर मोर देन वन टाइप, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हेटेरोमल्टीमेरिक प्रोटीन, जो कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है बच्चा, है ना। 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, है ना। और आपको इसी यूनिट को, है ना, अल्फा और बीटा, इन सबको हम बोलते हैं क्या? ग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबिन, विच इज द प्रोटीन पार्ट। पर हर ग्लोबिन से जुड़ा होगा हीम। क्या जुड़ा होगा? हीम। देखिए ये है आपका हीम, ये है हीम, ये रहा हीम, ये रहा हीम। मतलब हर ग्लोबिन से एक हीम जुड़ा है। और हीम, ये स्ट्रक्चर है एक हीम का, और हीम के अंदर आपको दिखेगा आयरन Fe+2 जिससे ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो इसे हीमोग्लोबिन का काम आपको पता है कि इट इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी
पिगमेंट्स, जो कि गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, CO2 ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज योर O2 ट्रांसपोर्टेशन। कौन? हीमोग्लोबिन। क्लियर क्या इतनी बात? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इज प्रोटीन डीनेचुरेशन। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी प्रोटीन डीनेचुरेशन। जो प्रोटीन था आपका, वो जो सीधी चेन थी पॉलीपेप्टाइड की, वो आपस में घूम गई थी, अलग अलग बॉन्ड के जरिए इंटरैक्ट करी थी और उसने बना दिया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना। अगर किसी कारणवश आपने इस इंटरैक्शन को तोड़ दिया, आपने क्या कर दिया, इस इंटरैक्शन को तोड़ दिया, तो क्या वो जो स्ट्रक्चर होगा उसका, क्या वो बिखर जाएगा? तो जवाब है यस। तो यहां पे आप देखिए, इस तरफ आपको दिख रहा है एक फोल्डेड प्रोटीन। फोल्डेड प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं नेटिव। नेटिव मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेटिव स्टेट बोलेंगे इसको। अब इसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं ना बच्चा। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। हमने कुछ ऐसे केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए जिसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीएच को चेंज किया, एक्सट्रीम पीएच लाया, पीएच बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पीएच कम कर दिया, तो आपको पता है ना कि जो अमाइनो एसिड है उस पर अलग पीएच पर अलग चार्ज होता है। तो अगर आप पीएच चेंज करेंगे बच्चा, तो अमाइनो एसिड पे चार्ज अलग होगा, और अगर चार्ज में गड़बड़ी आएगी तो बताइए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन डिसरप्ट नहीं होगा? क्या होगा? मान लेते हैं मैंने ऐसा रिएजेंट इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ केमिकल इस्तेमाल कर दिया जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ दे, है ना। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड पता है आपको, एक अमाइनो एसिड का सल्फर दूसरे अमाइनो एसिड के सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा था। तो ऐसा एजेंट जो कि इस बॉन्ड को क्या कर दे, तोड़ दे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करवा दे सल्फर में, मतलब क्या हो जाए, रिडक्शन करवा दे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो ऐसा करवाता है। आपने अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाए मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो वीक फोर्सेस होंगे वो टूट सकते हैं ना। जैसे आपका हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन है, टूट सकता है। तो अगर ये सारे आपने एजेंट्स प्रोवाइड किए, है ना, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि बॉन्ड डिसरप्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस में आपका जो फोल्डेड प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, अनफोल्डेड, उसके इंटरैक्शंस टूट जाएंगे। मतलब प्रोटीन का नेचर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन, नेचर का लॉस। मतलब प्रोटीन का जो ओरिजिनल नेचर था, स्टेट था, उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन जो करवा दे उसको क्या बोलेंगे, डीनेचरिंग एजेंट्स। तो एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरिंग एजेंट्स क्या होंगे? एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरिंग एजेंट्स वुड इंक्लूड high temperature, increase or decrease in pH, beta मरकैप्टो इथेनॉल। और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल याद रखिएगा, इट डिसरप्ट्स या ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इन सबको हम क्या बोल देंगे, डीनेचरिंग एजेंट्स।
क्लियर है क्या बच्चा? चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक ओवर हियर। सबसे पहला क्वेश्चन, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बच्चा। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimension folding of most proteins? तो जो थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ना, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी के बाद टर्शरी फोल्डिंग भी होती है, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी फोल्डिंग भी होती है, 3D अरेंजमेंट बोल रहे हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं आपको क्या पता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है क्या? यस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है क्या? यस, पढ़ा है अभी हमने। एस्टर बॉन्ड, कहीं मैंने पढ़ाया आपको कि प्रोटीन का जो ये स्ट्रक्चर था उसमें कहीं एस्टर बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ हो? नहीं, हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ा है ना, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पढ़ा, पर हमने एस्टर बॉन्ड नहीं पढ़ा। तो लीस्ट लाइकली वुड बी एस्टर बॉन्ड। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी फाउंड इन एसिड इन सॉल्यूबल पूल? एसिड इन सॉल्यूबल पूल मतलब कहां पर? ऊपर ही रिटेंटेट में रह गया, मतलब जो भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? दिमाग खराब हो गया यहीं पर, कभी नाम नहीं सुना पेप्सिन का? तो मैं आपको बता दूं, पेप्सिन होता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है ये? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और प्रोटीन के फंक्शंस में मैंने आपको अभी ही पढ़ाया कुछ देर पहले दैट दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स आल्सो। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। तो पेप्सिन एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर। तो क्या ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाएगा? तो जवाब है यस। दूसरा, लेसिथिन। क्या लेसिथिन एक लिपिड होता है ना? हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है लिपिड के बारे में। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, और आपको पता है कि लिपिड इवन दो पॉलीमर नहीं है पर फिर भी वो कहाँ पाया जाता था? रिटेंटेट में। तो लेसिथिन भी कहाँ पाया जाएगा? रिटेंटेट में। कोलाजन आज ही पढ़ा हमने, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, और प्रोटीन है मतलब पॉलीमर है, पॉलीमर है मतलब कहाँ पाया जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अगला, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आज ही पढ़ा हमने, क्या होता है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, और अगर ये अमाइनो एसिड है तो कहाँ पाया जाएगा? एसिड सॉल्यूबल पूल में, मतलब ये देखने को आपको नहीं मिलेगा इनसॉल्युबल पूल में। अगला, गैलेक्टोज। क्या गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है? मतलब मोनोसैकेराइड कहाँ पाया जाता है? एसिड सॉल्यूबल पूल में, मतलब ये इनसॉल्युबल पूल में देखने को नहीं मिलेगा। आयंस, छोटे छोटे से आयंस है ना, बह के चले जाते हैं ये किसमें? उस एसिड के साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आयंस भी कहाँ पाए जाएंगे? एसिड सॉल्यूबल पूल में, मतलब इनसॉल्युबल पूल में आयन देखने को नहीं मिलेगा। तो 1, 2, 3 तीन चीजें देखने को मिलेंगी, तो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे ज्यादा गलत कहाँ करते हैं? आंसर तो सही आ जाता है पर उन्होंने काउंट किया 1, 2, 3 और 3 टिक कर दिया, ऑप्शन 3 टिक कर दिया, पर ऑप्शन 3 में 4 लिखा है। ऐसी गलती मत करिएगा, है ना। 3 यहाँ पे हैं और वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये गलती प्लीज मत करिएगा आप, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। देखिए जरा, विच इज इनकरेक्ट। जब भी आप सवाल करें ना, आप कुछ कीवर्ड को हमेशा हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है क्या? वहां पे गलतियां होने से आप बचेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे इनकरेक्ट, एक्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ते, उनको अंडरलाइन करके आंसर करने की आदत नहीं होती और वही गलतियां होती है ना। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें, कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करके आंसर देने की कोशिश करें, ये हैबिट में लाएं। टाइरोसिन possess एरोमेटिक रिंग इन स्ट्रक्चर। सही बात है क्या? आज सीखा है क्या हमने? ट्रिप्टोफैन, टायर, टाइरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, दीज आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो टाइरोसिन possess एरोमेटिक रिंग इन स्ट्रक्चर, सही बात है। सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, यस, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पढ़ा हमने, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, तो ये भी सही बात है। ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, ये तो बड़ा ही हमारा क्या हो गया भैया, ये तो गड़बड़ बात हो गई।
ग्लाइसिन क्या लिपिड है? ना जी ना, ग्लाइसिन क्या है? अमाइनो एसिड। ये तो सरासर गलत बात है। ठीक, तो हमें इनकरेक्ट ही चुनना था, इनकरेक्ट मिल गया। ठीक, चौथा देखिए, करेक्ट ही होगा पर पढ़ के देख लेते हैं। लेसिथिन कंटेन्स अ फास्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा है, मैंने बताया ना, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है और लिपिड में भी हमने पढ़ा है ना, तो लेसिथिन में आपको फॉस्फोरस एटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। रामाचंद्रन प्लॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा और प्लॉट बनाया, एंड दैट प्लॉट वाज एक्चुअली यूज्ड टू डिसाइफर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद कर लीजिएगा, ठीक है क्या? प्रोटीन के लिए, है ना। अमाइनो एसिड जो होता है ना बच्चा, थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, है ना, जो अमाइनो एसिड होता है आपका, ऐसे बनाते थे ना अमाइनो एसिड, इधर NH2, ये रहा इसका C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, हमने इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोला था, है ना बच्चा, है कि नहीं? अब देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन होता है, पता है सबको, आज ही सीखा है हमने अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम बोलते हैं साई। और ये जो अल्फा कार्बन और अमीनो का है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक, और ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है +180 से -180 तक, है ना। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, अब बाद में भूल जाइएगा। बस रामाचंद्रन प्लॉट किसके लिए या इस्तेमाल होता है? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए, है ना। ये याद रखना है आपको। क्यों, कैसे रामाचंद्रन ने डिराइव किया, बस थोड़ा सा बता रही हूँ ना, PhD नहीं करवा रही आपको मैं। तो ये जो टॉर्शन है, टॉर्शन बोलते हैं कि ये बॉन्ड रोटेट कितना कर सकता है, -180 से +180 तक रोटेट कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाई और साई की क्या वैल्यू है, फाई और साई दोनों की वैल्यू +180 से -180 के रेंज में हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस अमाइनो एसिड में फाई और साई की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हम हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस दिस रोटेशन वुड बी डिफरेंट। ठीक, क्योंकि रोटेशन डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड का जो आर है वो क्या है। अगर आर बहुत बल्की होगा तो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है यहाँ पर। So on the basis of this psi and phi angle, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लीटेड शीट होगा। और इसी को प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था रामाचंद्रन ने, और उसी को बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। तो किसके लिए होता है ये? प्रोटीन के लिए। तो आज की क्लास में हमने अमाइनो एसिड के बारे में सीखा, आज की क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। ठीक, तो इसी तरीके से लर्निंग का सिलसिला हमारा चालू रहेगा। नीट 2024 को टारगेट करते हुए हम आपके लिए रिवीजन सीरीज चालू कर चुके हैं। आपके एंड से भी रिवीजन चलते रहना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी आपको अगर डाउट आता है तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं बच्चा, और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या आपके जानने वाले लोग जो भी आपके नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप बता सकते हैं कि ऑरस एकेडमी की तरफ से प्रिपरेशन चालू हो चुकी है हमारे एंड से, और आपको भी हमारे साथ साथ रिवाइज करते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आज की जो वीडियो थी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।